नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित सब इंजीनियर की परीक्षा के 7 नवंबर 2022 के शिफ्ट 1 के जनरल साइंस के टॉपिक के क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स out of all the chromosomes in the human are sex chromosomes? मनुष्य के सभी गुण सूत्रों में से कितने गुणसूत्र लिंग सूत्र हैं? ये क्रोमोसोम्स के बारे में, तो ह्यूमन बॉडी जो है उसमें जो सेल्स से बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है, और सेल्स के बॉडी के अंदर होती है सेल्स, और सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। और मानव शरीर में चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों के अंदर ही 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम के होते हैं। तो 23 जोड़े का मतलब हो गया कि 23 गुणे 2 बराबर 46 क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से एक पेयर क्रोमोसोम का सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो एक पेयर का मतलब हुआ कि दो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो पैदा होने वाले बच्चे का जेंडर या लिंग डिसाइड करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्या करते हैं? आने वाले बच्चे के चाइल्ड का जेंडर डिसाइड करते हैं। जेंडर डिसाइड करने का मतलब हुआ कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। अब यदि सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो मेल के अंदर तो एक पेयर में 2 होते हैं। तो मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा जो होता है वो होता है वाई क्रोमोसोम। जबकि फीमेल के अंदर दोनों ही क्रोमोसोम एक ही तरह के होते हैं, अर्थात एक्स और एक्स होते हैं। जब मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के अंदर तो एक्स ही है, तो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज होता है, तब जो आने वाला बच्चा होता है उसका रहेगा एक्स एक्स, और एक्स एक्स का मतलब है फीमेल। जो चाइल्ड होगा, बॉर्न चाइल्ड, उसका जेंडर होगा फीमेल। यदि मेल का, दूसरे केस में क्या हो सकता है कि मेल का वाई क्रोमोसोम, फीमेल का तो वही है, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा। तो फिर आने वाले बच्चे के क्रोमोसोम क्या होगा? एक्स वाई। तो आने वाला चाइल्ड जो होगा वो रहेगा मेल। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स एक्स मतलब फीमेल और एक्स वाई क्रोमोसोम मतलब मेल। और सेक्स क्रोमोसोम या लिंग सूत्र कितने होते हैं? तो अपना आंसर रहेगा 2, और पेयर 1 रहता है, जबकि इनकी संख्या रहती है 2। अगला प्रश्न ले लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? चीनी को एल्कोहल में बदलने की इस प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? पहला है सेलुलर रेस्पायरेशन या कॉस्पिएशन,
दूसरा है पास्चराइजेशन, पास्चरीकरण, तीसरा है एनएरोबिक रेस्पायरेशन और चौथा है फर्मेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन को बोलते हैं अपना किण्वन। और किण्वन में जो होती है शुगर या शर्करा, तो शुगर का जो कन्वर्जन होता है किसमें? एल्कोहल में। शुगर के कन्वर्जन को शुगर के एल्कोहल में कन्वर्जन को, जब शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन। इसका जो एग्जाम्पल है जैसे वाइन में इस प्रोसेस का यूज होता है कि जो शुगर या स्टार्च होता है, स्टार्च चाहे ग्रेप्स से बने, अंगूर से बने या जौ से बनती है, तो वाइन जो है, वाइन में स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च कन्वर्ट होके एल्कोहल, वाइन क्या होती है? एल्कोहल। तो ये किस प्रोसेस के द्वारा बनती है? फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा बनती है। इसकी खोज 1857 में लुईस पास्चर द्वारा की गई थी। लुईस पास्चर ने सबसे पहले फर्मेंटेशन का पता किया था। दूसरा जो है इसके अंदर आपको जानना जरूरी है वो है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन का मतलब क्या है? पास्चरीकरण। आपने देखा होगा कि जो पैकेट का दूध होता है वो खराब नहीं होता है, पैकेट का दूध जल्दी खराब नहीं होता है। इसके लिए जो प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं या डेयरी प्लांट होते हैं, इनमें दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहले गर्म किया जाता है। पहले गर्म करते हैं और कितनी सेकंड के लिए? 15 से 20 सेकंड के लिए ही करते हैं, उबालना नहीं है। 15 से 20 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक दूध को गर्म करते हैं। फिर उसको अचानक ठंडा करके, माने सडनली अचानक ठंडा करके पैकिंग करते हैं। तो इस जो प्रोसेस से उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप नहीं होते हैं और ये दूध का कहलाता है पास्चराइजेशन। इसको भी पास्चराइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी भी खोज लुईस पास्चर ने की थी। पास्चर ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका नाम है पास्चरीकरण। तीसरा है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एनएरोबिक रेस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो हमारा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है रेस्पायरेशन के द्वारा। तो एनएरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रेस्पायरेशन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ जॉइंटिस? पीलिया की ऊष्मायन अवधि क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश करता है और उससे जो रोग होते हैं, तो रोग के जब लक्षण दिखाई देते हैं और बैक्टीरिया के प्रवेश करने के समय से जब व्यक्ति के अंदर रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो बीच के अंतराल को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग होती है। यदि हम जॉइंटिस की बात करें तो जॉइंटिस के लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 4 सप्ताह का होता है। 2 से 4 सप्ताह और 2 से 4 सप्ताह कम और एवरेज लें तो ये 3.2 वीक्स आता है। और 3.2 वीक्स का मतलब मान सकते हैं 7-21 और लगभग क्या है 22-23 दिन। 22-23 दिन। तो इस हिसाब से आंसर अपना हुआ कि 20 से 35 दिन के अंदर जॉइंटिस के लक्षण रोगी के अंदर दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वेपर इज लो ओवर। जल वाष्प कम होता है। पानी के वाष्पन से वाटर वेपर बनते हैं और वाटर वेपर वहीं जहां पर होगी जहां पर
एवोपरेशन या बाष्पन ज़्यादा होगा। ज़्यादा कहाँ पर होता है? जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो और जहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा बाष्पन होगा तो ये होगा आपका हाईएस्ट। ओवर ओशियन से होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम वाष्प अपने को कहाँ मिलेगी? आपके ये। अब बात करते हैं इक्वेटर के पास। इक्वेटर के पास गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर बरसात भी रोज होती है और आपकी वाटर वेपर भी ज़्यादा रहती है। जबकि पोलर रीजन में टेम्परेचर क्या है? कम। पोलर रीजन में टेम्परेचर है लो, फ्रीज जोन, बर्फ से ढका हुआ है। तो इस वजह से पानी यहाँ पर उड़ता ही नहीं है और ध्रुवीय क्षेत्र में जल वाष्प की मात्रा कम होती है। तो करेक्ट आंसर हुआ पोलर रीजन या ध्रुवीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन? निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के। ये पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट का काम करते हैं और इनमें से दो तरह के होते हैं। एक जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ये जल के अंदर घुल जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं विटामिन बी और विटामिन सी, जल में घुलनशील है। जबकि जो दूसरे टाइप के होते हैं वो जो हैं वो हैं आपके फैट या वसा में घुलनशील, सॉल्युबल इन फैट। तो इसके एग्जाम्पल जो बाकी बचे रहेंगे तो ए, डी, ई और के ये फैट में है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ विटामिन बी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमोंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेप्लेशन ऑफ एटमॉस्फेयर? धरती के ऊपर एक लेयर जो पाई जाती है वो है आपकी ओजोन लेयर। नीचे ऑक्सीजन और ऊपर ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मूला होता है ओजोन O3। ओजोन लेयर पाई जाती है। ये ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती हैं, जो कि हमारी त्वचा के लिए नुकसानदायक है। तो नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम ओजोन करती है। लेकिन जो गैस है CFC गैस है, CFC का मतलब है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये ऐसी गैस है जो कार्बन का कंपाउंड है और जिसके अंदर क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों होती है, मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों होती है। ये स्टेबल कंपाउंड है और ऊपर जाके क्या करता है? ये ओजोन से रिएक्शन करके ओजोन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ओजोन की जो लेयर है उसका क्षरण हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? क्लोरीन। ये जो गैस है कहाँ से निकलती है? ये जो हम घर में या बिजनेस में रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस और आपकी AC से जो गैस निकलती है वो आपकी होती है CFC गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट menstrual flow begin at puberty and is termed as which of the following? पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ पर शुरू होता है और इसे निम्नलिखित में से कहा जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस जो है वो 28 से 30 दिन में फीमेल्स के अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर होता है। वो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है, पहला या फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है
ये यौवनावस्था शुरू होने पर होता है। यौवनावस्था या एडोलसेंस, एडोलसेंस में जिसको बोलते हैं पवर्टी पीरियड। पवर्टी स्टेज में जब बच्चे आते हैं तब ये होता है पवर्टी स्टेज, जो कि 10 से 12 साल की उम्र में स्टार्ट होती है। तो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड क्या होता है? 28 से 30 दिन में एक बार। तो इसको बोलते हैं साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बात आती है मेनार्क। मेनार्क जब 10 से 12 साल की उम्र में पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको बोलते हैं मेनार्क। मेनार्क मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी तरह क्या होता है कि 45 से 50 साल की उम्र में महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाता है और इसको जो आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो हिंदी में आप देखें कि रजो निवृत्ति और रजो दर्शन, इन्हीं से हम क्या कर सकते थे? सही आंसर दे सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट बाई वस्कुलर टिश्यूज नॉन एच विच ऑफ द फॉलोइंग। पौधे को भोजन को पौधे के सभी भागों में एक संवहनी ऊतक द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसे निम्नलिखित में किसके रूप में जाना जाता है? पहला है फ्लाइम, दूसरा है कैपिलरीज, तीसरा है जाइलम और चौथा है एट्रिया। तो जो सेल्स हैं, सेल्स से बनते हैं अपने बहुत सारे सेल्स जो हैं वो एक ही तरह का काम करते हैं, तो उनसे बनता है टिश्यू और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स या ऊतक। ठीक है, और इससे बनती है ह्यूमन बॉडी या बॉडी। सेल्स कोशिकाएं, टिश्यूज और टिश्यूज के बाद ऊतक। अब ये टिश्यूज है पौधों के अंदर जो होते हैं वो एक कहलाता है अपना जाइलम। जाइलम जो टिश्यू है जो पौधे के अंदर क्या करते हैं? पौधे के अंदर पानी और पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जड़ से पत्तियों के लिए ले जाते हैं, पत्तियों के लिए ले जाते हैं। और इस प्रोसेस में जो पानी कहाँ जाएगा? सबसे पहले जाएगा जड़ से। जड़ से पानी और पोषक तत्व मिट्टी से लेगा और फिर इन जाइलम के द्वारा वो कहाँ पर पहुंचेगा? जड़ से जाएगा तने में और तने के बाद जाएगा अपना शाखाओं में, वृक्ष की शाखाओं में, और शाखाओं से जाएगा पत्तियों में। तो ये जड़ से पत्तियों तक पानी पहुंचने की जो व्यवस्था है पौधों के अंदर वो जाइलम टिश्यूज के द्वारा की जाती है। अब ये पानी इस तरह से पूरे पौधे के शरीर में पोषक तत्व और पानी पहुंच जाता है। अब पत्तियां क्या करती है? अब दूसरे टिश्यूज का काम स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं फ्लाइम, PHLOEM, फ्लाइम। फ्लाइम जो है, अब पत्तियां क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती हैं। इस भोजन को पौधे के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का काम फॉलोम करते हैं। तो यही है कि पौधे भोजन को पौधे के सभी भागों में एक संवहनी
संवहनी वस्कुलर टिश्यू द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसको बोलते हैं आर्टरिया जो है आपका हार्ट का ऊपर वाले जो दो हिस्से होते हैं उनको बोलते हैं आर्टरिया। 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर में से ऊपर वाले 2 आर्टरिया कहलाते हैं और नीचे वाले 2 कक्ष होते हैं वो कहलाते हैं वेंट्रिकल। और कैपिलरीज कोशिकाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी मेटल्स आर डिफाइंड एज एलिमेंट विथ डेंसिटी मोर देन, ठीक है, भारी धातुओं को खाली स्थान से अधिक घनत्व वाले तत्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है। हैवी मेटल्स किसको बोलते हैं? हैवी मेटल्स ऐसी धातुएं जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या आप बोल सकते हैं कि 50 आपका न्यूटन पर आपका सेंटीमीटर क्यूब, 50 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ सीजीएस सिस्टम ही रहने देते हैं। 5 ग्राम ऐसी मेटल्स जिनकी डेंसिटी या घनत्व 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होती है उनको बोलते हैं हैवी मेटल। इनकी विशेषता क्या होती है कि इनका एटॉमिक नंबर जो है जिसको बोलते हैं परमाणु संख्या 20 से ज़्यादा होती है। तो अधिकांश मेटल जो है आपकी क्या होता है कि उनकी एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा होता है और वो सभी हैवी मेटल के अंतर्गत आती है। अब हैवी मेटल के एग्जाम्पल क्या हो गए? आयरन हो गया, इसके बाद कॉपर हो गया, लीड और आपके एंटीमनी। ये सब क्या है? हैवी मेटल के। आर्सेनिक, मरकरी, इनकी डेंसिटी 5 से, लोहा की 7.8 होती है। तो ये सभी क्या है? इनकी डेंसिटी 5 से ज़्यादा होती है। अब इनको पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि जो आयरन कॉपर हैं इनकी थोड़ी सी मात्रा, लोहे की, आयरन और कॉपर की थोड़ी सी मात्रा शरीर के लिए उपयोगी होती है, बहुत कम मात्रा में, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रेस मेटल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो है आयरन और कॉपर जिनकी बहुत कम मात्रा में मानव शरीर को आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं ट्रेस मेटल। जबकि ये हैवी मेटल जो कि आपकी एंटीमनी है, आर्सेनिक है, ये सब कैसी हैं? टॉक्सिक, ये विषैली है, मानव शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू? ऊष्मीय मान की इकाई क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि यदि किसी पदार्थ के ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ के 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पर, 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पर जितनी ऊष्मा निकलती है उसे उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू, जैसे डीजल हो या पेट्रोल, इनको जलाने पर 45,000 किलो जूल पर केजी हीट उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो अब डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगी? 45,000 किलो जूल पर केजी। अब यहाँ पर इकाई पूछी गई है, इकाई या यूनिट। तो इकाई जो होती है ऊष्मा दहन की या कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है ऊष्मीय मान की? किलो जूल पर केजी। 1 किलोग्राम को जलाने पर किलो जूल पर केजी भी होती है, लेकिन ये क्या है? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसमें 45,000 पर 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, राइट। 45 किलो जूल होती है या 45,000
जूल पर केजी होती है, राइट। इसी की तरह ग्राम में भी निकाल सकते हैं, तो जूल पर ग्राम भी हो सकती है। आपका आंसर क्या रहेगा? यहाँ ऑप्शंस क्या दिए हैं? गलत दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपने को देना है किलो जूल पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्री मैग्नेट विल ऑलवेज रेस्ट इन द डायरेक्शन। ये कोई मैग्नेट होती है या मैग्नेट बार होता है, उसका क्या है, नॉर्थ और साउथ लिखा रहता है। इसको हम यदि किसी कील से के द्वारा या धागे के द्वारा छत से लटका दें और इसको अपनी आप ही रुकने दें, तो ये जो हमेशा बताएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर ही मैग्नेट रुकेगी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नॉर्थ साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर परमाणु भार पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का परमाणु भार है? तो एक चीज होती है एटॉमिक नंबर या परमाणु भार। परमाणु भार में हम क्या लेते हैं? प्रोटॉन। परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। इन दोनों का कंबाइंड वेट क्या बनता है? परमाणु भार। यदि परमाणु संख्या पूछी जाती, परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। बस यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एटॉमिक नंबर पूछा गया है या एटॉमिक मास पूछा गया। मास में प्रोटॉन और नाइट्रॉन होते हैं, तो ये 14 जो दिया हुआ है ये नाइट्रोजन का है, 12 जो है आपका कार्बन का होता है, राइट। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर watching the video. Please subscribe the channel.